हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो हम पढ़ रहे थे इसमें हमें आज पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए सारे एक्ट्स मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, दो अभी भी बचे हुए हैं इसके बाद। इसलिए बीच में मैंने आपको एक चैप्टर भी पढ़ा दिया था, प्रस्तावना। तो सारे हम एक्ट देख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं अब हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन। 15 मार्च को फ्रेंड्स होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। देखिए उपभोक्ता क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। हम जो है हम सामान खरीदते हैं, चीज़ों को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम उपभोक्ता हैं। हमारे भी कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होता है कि कोई हमें पैसे लेकर खराब सामान ना दे दे, बेकार सामान ना दे दे, तो हमारे भी कुछ राइट्स होते हैं। तो सबको अपने जो अधिकार है उनकी जानकारी होना चाहिए, इसलिए बनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, 15 मार्च को। चलिए अब हम अपना एक्ट देखते हैं। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे कई सारी चीज़ें हुई। जैसे कि देखिए क्या 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। ठीक है, बनाया कब गया 1919 में, लेकिन लागू हुआ 1921 से। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। इससे पहले जो 1909 का मैंने आपको भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था, उसको क्या क्या कहा था हमने, उसको कहा था मार्ले मिंटो सुधार। इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के उस वक्त वायसराय थे, इसलिए इसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कुछ चीज़ें आप भी बोलते रहिए तो क्या होता है ना, आपको भी याद हो जाती है। देखिए इस एक्ट में क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। देखिए जो कार्य करने के क्षेत्र थे, विषय थे, उन पे उनकी सूची बना दी गई है ना। केंद्र की अलग सूची बना दी गई और जो सारे प्रांत थे उनकी अलग सूची बना दी गई। और जो राज्य थे उन पर अब केंद्र का थोड़ा कम नियंत्रण हो गया, वो अपना थोड़ा अलग मतलब स्वतंत्रता से काम कर सकते थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। जो केंद्र थी और जो बाकी प्रांत थे वो जो उनकी जो सूची थी उनके विषयों पर कानून बना सकते थे। जो विधान परिषद थी वो उन सूची पर कानून बना सकती थी, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। देखिए ब्रिटिश सरकार को अपना नियंत्रण तो ढीला करना नहीं था, इसलिए फिर भी उन्होंने कंट्रोल रखा, इसलिए जो ढांचा था वो एक तरीके से केंद्रीय एकात्मक ही था, पूरी तरह प्रांतों को स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। देखिए इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। जो प्रांत थे उनके जो कार्य करने के विषय थे मतलब क्षेत्र थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। देखिए हस्तांतरित जो विषय थे इनमें किस तरीके के विषय थे, जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण। ठीक है, और जो हस्तांतरित विषय थे उस पर गवर्नर शासन करता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। देखिए विधान परिषद होती थी और जो मंत्री होते थे वो उसके प्रति उत्तरदायी थे, यानी उन्हें विधान परिषद को जवाब देना पड़ता था अपने कार्यों के लिए। और गवर्नर मंत्रियों की सहायता से इन विषयों पर कार्य करता था। और दूसरे आरक्षित विषय थे। ठीक है, आरक्षित विषय में क्या थे, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, रक्षा, विदेश, वित्त, भूमि कर। तो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से इस पर शासन करता था, और जो हमारी कार्यपालिका परिषद होती थी वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। अब देखिए जो अब आप यहाँ देखिए जो आरक्षित विषय है, जैसे कर, टैक्स है ना, तो ये राजस्व, तो ये चीज़ें जो इनने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आरक्षित विषयों में रख ली। और गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से काम करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो इनने मतलब उसे जवाब नहीं देना पड़ता था विधान परिषद को, तो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर रख ली आरक्षित विषयों में, और बाकी हस्तांतरित विषयों में डाल दी। जो गवर्नर था वो मतलब मंत्रियों की सहायता से इन विषयों पे कार्य करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी, मतलब उसे जवाब देना पड़ता था। यहाँ मेरी बात समझ रहे हैं ना, आरक्षित विषय इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और हस्तांतरित विषय बाकी जो चीज़ें थी वो हस्तांतरित विषयों में थी, चिकित्सा वगैरह वो सब तो हमारे उस वक्त की सरकार की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। तो देखिए शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वेष शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि ये व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। तो ये जो व्यवस्था थी इसको द्वेष शासन कहा गया, क्योंकि दो तरीके से शासन किया जा रहा है, जब लेकिन ये इतनी सफल नहीं हो पाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से एक्ट से द्वेष शासन व्यवस्था प्रांत में स्टार्ट हुई थी, तो वो हमारे इस एक्ट से हुई थी 1919 के। अब देखिए इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। अगर द्विसदन व्यवस्था मतलब दो सदन होंगे, जैसे अभी है ना हमारे राज्यसभा लोकसभा, तो इस तरीके से दो सदन की व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट जो
निर्वाचन डायरेक्ट चुनाव होगा वोट देकर। ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई थी? तो इस एक्ट से प्रारंभ हुई थी। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई और उनको डायरेक्ट उनका चुनाव होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन उनका होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अब जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे, उसमें से 3 अब कौन कौन होंगे? भारतीय होंगे इस एक्ट से। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। अब देखिए, जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन था वो पहले जो 1909 का एक्ट था उसमें सिर्फ मुस्लिमों के लिए था। अब इधर पे और लोगों के लिए भी कर दिया गया, जैसे सिख थे, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन थे, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन कर दिया गया। मतलब जैसे जो सिख है तो अगर वो चुनाव में खड़े हैं तो उनको वोट सिर्फ सिख ही देंगे। इस तरीके से पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी। इस कानून ने संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट वही दे सकते थे जो टैक्स देते थे, संपत्ति कर देते थे या शिक्षित थे, वही मतलब वोट दे सकते थे। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, इस एक्ट से क्या हुआ? लंदन में एक उच्चायुक्त बनाया गया, उसका कार्यालय बनाया गया और भारत सचिव के कुछ कार्य उसको दे दिए गए। इसने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया, अतः 1926 से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो अगर पूछा जाए किस एक्ट से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो इस एक्ट से किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब देखिए, इस एक्ट से राज्य को कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता मिली, वो अपना अलग बजट बना सकते थे। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक आयोग का गठन किया जो अपना 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट देगा। देखिए फिर साइमन आयोग है ना, तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1926 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो देखिए, उन्होंने कहा कि हम एक आयोग की गठन करेंगे। तो क्या हुआ कि 2 वर्ष पहले इस आयोग का गठन कर दिया गया, 1927 में होना था 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में किया गया? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। लेकिन क्या हुआ, इसमें 7 सदस्य थे और सातों जो थे वो अंग्रेज थे, तो इसलिए इस जो आयोग था उसका खूब बहिष्कार किया गया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। आप भारत के लिए निर्णय लेने जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भारतीय ही शामिल नहीं है। तो सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। तो इसने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की कि द्वैत शासन प्रणाली जो थी वो जारी रखी जाए, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ठीक है, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। इसने ये सिफारिशें करी थी। देखिए, आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। जो आयोग ने अपने विचार दिए उन पर मतलब अपनी जो सिफारिशें दी उस पर विचार करने के लिए इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए ब्रिटिश सरकार ने। और इन सम्मेलन में जो चर्चा हुई उसके आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र इन्हें तैयार किया। ठीक है, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। तो जो इन्होंने श्वेत पत्र तैयार किया उसको जो संसद की संयुक्त प्रवर समिति उसके समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। तो देखिए, इस समिति ने जो सिफारिश दी उसमें कुछ संशोधन किए गए और इसे भारत परिषद अधिनियम में शामिल कर लिया गया 1935 वाले में। देखिए फ्रेंड्स, सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड क्या है? देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने 1932 में जो अल्पसंख्यक थे भारत में उनके प्रतिनिधित्व मतलब उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए कि वो भी शामिल हो के लिए एक योजना की घोषणा कर दी। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड।
अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। देखिए, पहले जो था 99 के एक्ट, उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया। मैंने आपको बताया कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देंगे। अब इन्होंने इसको और लोगों के लिए बढ़ा दिया, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय और दलितों के लिए भी इन्होंने इसको आगे विस्तार करने की बात की। अब देखिए ये ऐसा क्यों किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो थे ना ब्रिटिश, वो चाहते थे कि ज़्यादा विरोध ना हो हमारा, इसलिए ये इन लोग ने सांप्रदायिकता फैलाई, ताकि जब लोग देखिए एकता में बल होता है, तो जब एक होकर लड़ते तो ज़्यादा फर्क पड़ता। अब क्या हुआ कि धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया, सांप्रदायिकता फैला दी। अब लोग चाहेंगे कि हमारे हित ज़्यादा सुने जाए। एक धर्म चाहेगा कि हमें ज़्यादा अधिकार मिले, दूसरा धर्म चाहेगा हमें अधिकार में ज़्यादा मिले, तो वह आपस में ही लड़ मरेंगे, तो वे विरोध इतना नहीं कर पाएंगे सरकार का। तो इसलिए इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई कि यह लोग आपस में ही लड़ते रहें, हमारा विरोध कम हो। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश थे उन्होंने लोगों को मतलब अलग किया। अभी भी यही चीज़ें हो रही हैं। अभी भी जब भी कोई बड़े जो विषय होते हैं उस पर बात करने की बजाय क्या होता है, लोग धर्म के आधार पर, आपने देखा होगा ज़्यादा डिबेट्स चलती हैं सोशल मीडिया पे, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप जो एक्चुअल मुद्दे हैं, रोजगार है, शिक्षा है, ठीक है, भारत की इकोनॉमी है, उन पर बात करिए ना। उन पर कोई आवाज़ ना उठाए, इसलिए धर्म के नाम पर ही लोगों को लड़ा दिया जाता है। तो आप एज अ सिविल सर्वेंट छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल भी कभी मत लड़िएगा। आप बड़े जो मुद्दे होते हैं उनको हमेशा देखिए। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, और बाकी जो इनोवेशन हो गया, हम इस चीज़ में वर्ल्ड में कहाँ खड़े हैं। तो इस तरीके की सोच आपको एक रखनी चाहिए। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी। उन उनके बारे में भी आपको देख लीजिए कि वो लोग भी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो भी सांप्रदायिकता इसलिए फैलाई गई थी, इसलिए लाया गया था ताकि लोगों को अलग कर दिया जाए और अपने काम निकाला जाए। तो इन्होंने इसको क्या किया गया, जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, इसको और लोगों के लिए भी बढ़ा दिया गया। तो देखिए, जब दलितों के लिए भी बढ़ा दिया गया, तो जो गांधी जी थे वो बहुत व्यथित हुए, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। तो जो गांधी जी थे, उनने कहा कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं करिए, इसलिए उन्होंने जो पुणे की यरवदा जेल थी वहां पे अनशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। तो कांग्रेस के जो नेता थे और जो दलित नेता थे, उनके बीच एक पूना पैक्ट हो गया, एक पूना समझौता हो गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। अब देखिए, पृथक निर्वाचन में क्या होता था कि मैंने आपको बताया, अगर दलित होंगे तो उनको वोट दलित ही देंगे। लेकिन इसमें क्या किया गया कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था थी, दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई कि उसमें सिर्फ दलित ही आएंगे, लेकिन उनको वोट सब दे सकेंगे, हिंदू भी देंगे और दलित, मतलब सब लोग मिलकर उनको वोट देंगे। तो इस तरीके से उनके लिए भी लाया गया था। पर गांधी जी की वजह से क्या हुआ, उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं लाया गया। तो ये सारी इस एक्ट की इम्पॉर्टेंट बातें थी। आप इन एक्ट्स को एक दो बार और सुन लेना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।